Yes, sir. Is the screen visible, everyone? Yes. ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दिया था, कैपेसिटेंस आपका ओवर हो चुका है। एक बात मैं आप लोगों को फिर से समझाना चाहूंगा, आप लोग अपने क्वेश्चंस टाइम से प्रैक्टिस करते रहो। गुड इवनिंग मुस्कान। आई कैन नॉट चेक योर होमवर्क डेली, है ना। अब हम बड़े हो गए हैं, प्लस हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो मैं तुम्हारे सामने जाके तो तुम्हारी कॉपी चेक नहीं कर सकता हूँ, ना देख सकता हूँ कि तुम कर रहे हो नहीं कर रहे। आप लोग मुझे भेजते भी नहीं हो, बहुत बार मैंने समझाया बताया कि अगर आप करते हो काम तो भेज दिया करो, शेयर करा करो, है ना, लेकिन नहीं भेजते हो। तो अब तुम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो एटलीस्ट इतनी कि आप लोग है ना, मेरे बोले बिना, रिमाइंड करे बिना जो जो चैप्टर चल रहे हैं और जो फिनिश होते जा रहे हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं रहेगा क्लास आने का। आप कितनी ही क्लासेस लगा लो, सारी क्लासेस आपने लगाई है और आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, आपके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले। कैपेसिटेंस ओवर हो चुका है। अब दोबारा कैपेसिटेंस हम कब रिवाइज करेंगे कुछ नहीं पता। हो सकता है कैपेसिटेंस के अब हम केवल क्वेश्चंस ही करें नीट तक। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपने कैपेसिटेंस पढ़ लिया है तो अब उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के हम प्रैक्टिस कर लें। कुछ आ रहा है डाउट डाउट वगैरह सर से पूछ लें, है ना, और इसको रैप अप करें, चैप्टर को कंप्लीट करके रख दिया करो। होता है ना टास्क कंप्लीटेड, वैसा वाला सिनेरियो होना चाहिए रिवीजन में। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. राइट। तो अब करंट स्टार्ट कर रहे हैं, कैपेसिटेंस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। संडे संडे का टाइम है आपके पास। करंट का आज एक ही लेक्चर होगा तो इतना ज्यादा होमवर्क नहीं मिलेगा। होमवर्क जो है वो कैपेसिटेंस ही है, ठीक है। चलो भाई, करंट स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने, इसको कंटिन्यू करते हैं करंट को। तो हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह नहीं पढ़ा है अभी बच्चों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह नहीं पढ़ा है ना अभी हमने। No, sir. ठीक है, तो करंट डेंसिटी से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बनता कैसे है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सब चीजें हम समझ चुके हैं। आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, हमने फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया था। डी क्यू बाई डी टी होता है हमारा करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। अगर आप चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम निकाल रहे हो तो आपको वो करंट देगा। यूनिट क्या होती है करंट की भाई, ऐसा यूनिट क्या होती है? Ampere. एम्पियर होती है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। करंट की यूनिट आई से रिप्रेजेंट करते हैं करंट को जनरली। नाउ हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, करंट डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो पर यूनिट एरिया कितना हो रहा है, उस चीज को आप डिफाइन करोगे करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी की टर्म्स में ही हमें मिलती है जनरली इंफॉर्मेशन करंट के बारे में। तो करंट डेंसिटी इसलिए पढ़ी जाती है, जैसे याद है सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ा था तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अरे याद आ रहा है, ये सब पढ़ा था हम लोगों ने। Yes, तो Yes, sir. पर sir. उस चीज को पढ़ने का पर्पस क्या होता है, आप ये बोल सकते हो ना कि सर ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने का रीजन क्या है कि पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट लेंथ, इन टर्म्स में आपको बताया जाता है कि क्वांटिटी कितनी है, प्रेजेंट कितनी है। तुमको कोई एक एक चार्ज कैलकुलेट थोड़ी कर पाओगे, तुम जो बता पाओगे कि कितनी है, आप यही तो बता पाओगे कि इतना चार्ज फैला हुआ है इतने लेंथ में या एरिया में या वॉल्यूम में। ये बात समझ में आती है सबको? तो डेंसिटी के टर्म्स में हम निकालते हैं Yes, जनरली sir. क्वांटिटीज को, है ना। सेम तरीके से हम करंट को भी ट्रीट करने वाले हैं। करंट डेंसिटी हम निकालते हैं, करंट डेंसिटी के फॉर्म में हमें मिलता है करंट, ठीक है। तो करंट डेंसिटी होती है हमारी करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो कंडक्टर में, दैट इज गोइंग टू बी जे। जे से रिप्रेजेंट करते हैं, आई अपॉन ए, इसका फॉर्मूला बन जाएगा डेफिनेशन से, ठीक है। अगर अगर आपको एरिया किसी एंगल पे दे रखा है, किसी एंगल पे दे रखा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का आपको निकालना पड़ेगा कंपोनेंट, ठीक है। कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट आपको निकालना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, कॉस sir. कंपोनेंट आप निकालोगे तो अगर आप ध्यान से समझो तो आपका जो करंट है वो आगे आ जाएगा जे डॉट ए, यानी जे क्या है, जे वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जे करंट डेंसिटी की, है ना। और इसको डॉट Yes, sir. निकाल लोगे आप एरिया वेक्टर के साथ में तो आपको जाके मिलेगा आपका करंट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। यू नीड टू रिमेम्बर इट हमेशा, ठीक है। जे डॉट ए होता है आपका आई, या फिर जे इंटू ए कॉस थीटा आपका होता है क्या, आई।
I. चलिए भाई, अगर थीटा एंगल पे है तो ऑब्वियसली, है ना, आपका जो भी कंडक्टर है उससे एक सवाल है छोटा सा, उसको सॉल्व करो जल्दी से, आंसर बताओ चैट में क्या आने वाला है। करंट डेंसिटी निकालनी है। चले आगे, करें डिस्कस इसको या टाइम चाहिए और? सर एक मिनट। ये 100 डिवाइडेड बाय 64 है, ये आई गेस समझ में आ गया होगा, वैसे तो इसमें मिसप्रिंट है, यस सर। है ना, दिस इज अंडरस्टैंडेबल। तो आपको निकालना है करंट डेंसिटी, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, कितना आ रहा है कार्तिक? बी आ रहा है, बी। डी ऑप्शन, यस सर। ओके ओके, आई गेस सबका आ गया है, डिस्कस कर लेना चाहिए। देखो बेटा, जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं उनको मैं फिर से बता देता हूँ, कोई नहीं पूछने वाला आपसे दोबारा, कोई आप लोगों को बोलेगा नहीं रोजाना कि आप पढ़ाई करो, कोई आपको जगाने नहीं वाला, आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी आप अपने करियर को एक सही डायरेक्शन में, बेटर डायरेक्शन में ले जाना चालू कर दोगे। अगर अदरवाइज आपको मेहनत आपकी 5 गुना मल्टीप्लाई कर लो, उतनी बढ़ने वाली है जैसे जैसे आप आगे जाओगे। तो जिसको नहीं पढ़ना है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, बट अगर आप पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हो, एग्जाम निकालने में इंटरेस्टेड हो, तो आंसर जरूर किया करो। नहीं आ रहा डिस्कस लिख दो, बट पार्टिसिपेट करो क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है। सॉल्व करते हैं भाई इसको, इधर देखिए, करंट क्या होता है, आई अपॉन ए, अभी अभी पढ़ा है। Yes sir. करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए, और यही हमें निकालना था। करंट की वैल्यू दे रखी है 3.14 एम्पियर, 14 एम्पियर। और क्या बढ़िया नंबर में दिया है, क्योंकि यही हमारा वैल्यू होता है पाई का भी। Yes sir. और ये आपको दे रखा है कॉपर वायर के केस में, कॉपर वायर का जिसका कि डायमीटर 0.16 सेंटीमीटर है। तो हम एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख सकते हैं इसका, Yes sir. Yes sir. पाई आर आर पार स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक वायर है, इसका मैं क्रॉस सेक्शन निकालना चाहता हूँ, ऐसे क्रॉस सेक्शन ऐसे निकालते हैं ना कट करके, कि भाई ये कट कर दिया मैंने यहाँ से बीच से, है ना, यहाँ से कुछ ऐसा कट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन जो बनेगा मेरा, इसका क्या हो जाएगा, रेडियस आर ही तो होगा, जो इस वायर का रेडियस Yes है ना। sir. Yes. और एरिया कितना होगा, सिंस ये क्रॉस सेक्शनल जो मैंने कट किया है ये एक सर्कल है, क्या है ये सर्कल, Circle. तो सर्कल का क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को सॉल्व कर दो, 3.14 डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, 0.8 whole square into 10⁻². 0.08, क्योंकि आपको डायमीटर दे रखा है 0.16, ठीक है। ये Yes वाली sir. गलती मत कर देना कि डायरेक्ट आप डायमीटर की वैल्यू रेडियस में रख दो, ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए। रेडियस कितना है, 0.08, 0.8. Yes sir. 0.08 का होल स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर में है, आंसर चाहिए Yes. मीटर स्क्वायर में, तो 10 की Yes. पावर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, Yes sir. यानी 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आता है ना सबको, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर।
तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -2 मीटर। तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 की पावर -4 से। ये समझ में आती है ना बात सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये कट हो गया, 10 की पावर -4 ऊपर चला गया, कितना बना ऊपर? 100 मल्टीप्लाई बाय 100। नीचे कितना बन गया भाई? नीचे कितना बन गया? 0.64. 0.64। या फिर अगर मैं 64 लिखूंगा तो मैं ऊपर क्या कर दूंगा? 10 की पावर 4 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। Yes, sir. Yes, sir. ये बात समझ में आती है सबको? Yes, 10 की sir. पावर 4 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थी ना भाई, तो 2 डिजिट का स्क्वायर यानी 4, 10 की पावर 4 जो कि -4 जो कि ऊपर जाके 10 की पावर 4 बन जाएगा। तो ये आपका बन गया है 100/64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। Yes, sir. Yes, sir. 10 की पावर 6 के फ्रैक्शन में, टर्म्स में आंसर करना था आपको। तो 10 की पावर 6 के टर्म्स में ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भाई? Option D. D option. Fold. ये ऑप्शन। बहुत आसान सवाल। किसी को डाउट था क्या उस क्वेश्चन में? No, sir. No, sir. पक्का? आगे चले? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलैक्सेशन टाइम। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि अगर हमें पता रहेंगी क्या होती हैं तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, बस इतना सा है। तो रिलैक्सेशन टाइम आपका होता है द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही तो बोलते हैं हम कि करंट जनरेट होता है, करंट बनता है ना। Yes, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तो वो आपस में भी टकरा सकते हैं यार, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, रैंडम मोशन होता है ना इनका, ब्राउनियन मोशन। ऐसे कोई जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे इधर उधर जाके टकराएंगे आपस में, तो इनके बीच में जो कोलिजन्स होंगे, सक्सेसिव कोलिजन, यानी एक कोलिजन हुआ, मान लो एक इलेक्ट्रॉन जाके टकराया दूसरे इलेक्ट्रॉन से, फिर ये टकराया किसी और इलेक्ट्रॉन से, तो फर्स्ट कोलिजन और सेकंड कोलिजन के बीच में जो टाइम है, जो टाइम इंटरवल है, एवरेज टाइम इंटरवल, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि इस वाले में तो T1 लगे और इस वाले में T2 लगे। क्या ये बात समझ में आती है हमें? yes, sir. है ना। तो हमको एवरेज निकालना है कि भाई सारे टाइम इंटरवल्स निकाल लिए और उनका एवरेज निकाल दिया, तो वो एवरेज टाइम इंटरवल जो होगा वो होगा रिलैक्सेशन टाइम। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला जो जनरल मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का इनसाइड द कंडक्टर्स, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर। ठीक है, Yes, sir. ये रैंडम मोशन करते हैं क्या रूम टेम्परेचर पे? Yes, yes, sir. ठीक है, और जिस वेलोसिटी से ये मोशन करते हैं रूम टेम्परेचर पे उसे थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको लिख देते हैं, फ्री Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन are in random motion and at room temperature with thermal velocity। जो वेलोसिटी है वो थर्मल वेलोसिटी बोलेंगे उसको, थर्मल वेलोसिटी। और इस थर्मल वेलोसिटी की अगर बात करें, अगर इस थर्मल वेलोसिटी की बात करें तो ये प्रोवाइड नहीं करती किसी भी तरह से नेट डिस्प्लेसमेंट टू द चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट होने वाला है चार्जेस का वो नहीं बताएगी ये। ठीक है, ये बात समझ में आती है आप लोगों को? ये Yes, आपको sir. नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं देगी, ये बस एक वेलोसिटी है जो कि रूम टेम्परेचर पे है आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए हमें कुछ और निकालना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Drift velocity. ठीक है, पढ़ा है ना हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Yes, sir. ड्रिफ्ट Yes, sir. Yes, स्पीड, sir. ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड attained by the charged particles such as electrons in a material due to an electric field। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है आपके कंडक्टर में, जिसकी वजह से मोशन हो रहा है आपके पार्टिकल्स का, चार्ज पार्टिकल्स का, तो उन पार्टिकल्स की कितनी एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ठीक है, whenever we apply the potential difference across a conductor, all randomly moving electrons shifted in one direction. भाई आपके इलेक्ट्रॉन्स पहले एक डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे थे, अक्रॉस द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूव कर रहे थे, रैंडम इधर जा रहे थे, इधर जा रहे थे, है ना, इधर उधर जा रहे थे भाई, है ना, जीवन में सीधे नहीं चल पा रहे थे, ये रैंडमली मूव कर रहे थे। तो जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, एक डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, V equals to E into D, is that right? Yes, sir. Yes, sir. sir, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को रैंडम मोशन से एक वन डायरेक्शन मोशन में शिफ्ट कर देगी। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. ठीक है, सो दैट स्पीड विद विच द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस केस विल बी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम डिराइव करना चाहें इसको, वैसे तो आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही अप्लाई होगा अक्रॉस द कंडक्टर, तो जो फोर्स लगेगा क्या वो Q इंटू ई होगा क्या? yes sir, Yes, sir. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है फोर्स, तो E इंटू ई हो जाएगा, इज दैट राइट? Yes, sir. फोर्स इक्वल्स टू E इंटू ई है, तो फोर्स को तो मैं मास इंटू एक्सेलरेशन भी बोल सकता हूं। तो मास Yes, sir. एक्सेलरेशन इक्वल्स जाएगा E इंटू ई के। अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बात हो रही है, तो उसका लेट्स से कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं डायरेक्टली लिख दूंगा A इक्वल्स टू E इंटू ई अपॉन एम। इज दैट राइट? yes sir, ठीक है, बैट जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया ना, तब हो रहा है ये सब। अब तुमको एक बेसिक इक्वेशन पता है मोशन की, v इक्वल्स टू u प्लस at, इज दैट राइट? पढ़ा है ये, v इक्वल्स टू vd, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले रहे हैं ना हम, स्पीड इलेक्ट्रॉन की, v इक्वल्स टू u प्लस at। अब इसमें u जो है वो इनिशियल स्पीड ले लेते हैं लेट्स से इलेक्ट्रॉन की, और vd क्या है कि जब आपने अप्लाई कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ली इलेक्ट्रॉन्स ने वो vd हो गई। एक्सेलरेशन हमने a लिख लिया और t हमने ले लिया टाइम, है ना, रिलैक्सेशन टाइम। पढ़ा है ना अभी रिलैक्सेशन टाइम सबने? अरे हाँ या ना बोलो यार। Yes, sir. sir, Yes, sir. ये है टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम है ये, एवरेज कॉलिजन के बीच में जो टाइम है, ठीक है, सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में। अच्छा, u जीरो है, Yes, sir. u को जीरो ले लो, इनिशियल वेलोसिटी को, भाई इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहे थे जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे थे, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो लेट्स से। ठीक है, जैसे ही आपने इनिशियली बोल दिया आपने पार्टिकल रेस्ट पे है, जैसे आपने अप्लाई किया vd से मूव करने लगे, तो v इक्वल्स टू a इंटू टी हो जाएगा क्या? vd इक्वल्स टू a इंटू टाउ या a इंटू टी हो जाएगा क्या बच्चों? yes sir, Yes, sir. q तो जीरो हो गया ना। तो आपका एक्सेलरेशन जो था वो था e अपॉन m, इसको पुट किया मैंने इसमें, और मेरा आंसर क्या आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज e इंटू कैपिटल E इंटू टाउ अपॉन m। ये फॉर्मूला याद आ रहा है? कुछ देखा देखा सा लग रहा है? Yes, sir. sir, Yes, sir. Yes. इसी बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या वेलोसिटी। मोबिलिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स टू मूव थ्रू अ मीडियम इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पुलिंग देम। मोबिलिटी क्या है? वो एबिलिटी है किसी चार्ज पार्टिकल की जो कि मूव करा रहा है उसको थ्रू अ मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगती है किसी मीडियम में जो कि उनको पुल कर रही होती है, तो कितनी एबिलिटी है किसी चार्ज पार्टिकल में कि वो मूव कर पाए, कितने अच्छे से मूव कर पाएगा, मतलब एबिलिटी मतलब अच्छे से मूव कर पाना, है ना। तो उसको आप बोलते हो मोबिलिटी। मोबिलिटी वर्ड से भी समझ में आ रहा है ना, कि भाई ऐसी कोई एबिलिटी है, मूव करने की एबिलिटी है ना, मोबिलिटी उसको बोल रहे हैं। म्यू ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लग रही होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके रेफरेंस में मतलब इसको डिफाइन किया जाता है, तो म्यू ई करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके चार्ज के, यानी कि जितना आपका चार्ज होगा उतना ज्यादा मोबिलिटी होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के। ठीक है,
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, म्यू ई जो डिफाइन होता है वो होता है वीडी अपॉन ई। वीडी तो पता ही है आपको, ई टाउ अपॉन एम होता है, तो आपका म्यू ई क्या बन जाता है, ई टाउ अपॉन एम। क्या ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को या याद हो जाएगा? याद है सर। याद हो जाएगा। याद रख लेना, क्योंकि ये आपको अगर याद है कि म्यू ई होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका यस फॉर्मूला सर। अपने आप डिराइव कर लोगे आप, है ना, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आपको याद रहता है। तो म्यू ई वीडी अपॉन ई होता है, ये याद रखना है आप लोगों को, वीडी अपॉन ई। ठीक है, क्योंकि डिफाइन भी हमने ऐसे ही किया है इसको, कितनी स्पीड बन सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट, कितना मूव कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच लेस देन दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास पे। यस ये सर। टर्म्स भी याद में रखना, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला ये सब चीजें क्या ऐसा होता है। ठीक है, डेरिवेशन करते हैं भाई, करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। When we apply potential difference across a conductor, the number of electrons per unit volume in dt time with vd speed कितना हो जाएगा? dq equals to neavd into dt। क्या यही लिख पाएंगे हम जब हम लिखेंगे dq को? अरे पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है, I यस यस सर। इक्वल्स टू डी टी होता है। समझ में तो आ रहा है ना कैसे लिखा है ये, या नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है सर। ठीक Yes, है, sir. तो आप डी क्यू बाई डी टी को एन ई ए वी डी भी लिख सकते हो। इसमें n क्या है बच्चों, व्हाट इज n? नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और D क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में करंट ऐसे डिफाइन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो भाई आगे चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो रिवीजन चल रहा है हमारा, ये सब चीजों में मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम हमें स्पेंड करना चाहिए। क्वेश्चन हम करें, बेसिक चीजें हैं, क्योंकि अगर कोई कॉन्सेप्ट हो तो मैं उसको आपको डिटेल में समझाता भी हूँ, लेकिन हर चीज को हम डिटेल में पढ़ें उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। क्वेश्चन सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है तो उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए सवाल सॉल्व करेंगे सब लोग और चैट में आंसर करेंगे, इजी क्वेश्चन है काफी, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, करिए सॉल्व। इजी क्वेश्चन है ये, इसमें अगर हम ज्यादा टाइम देंगे तो फिर अच्छे क्वेश्चंस को हम नहीं कर पाएंगे ढंग से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे टाइम से होने चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है।
सी ऑप्शन आ रहा है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर सी नहीं आ रहा है तो फिर गलत है, क्योंकि सी ही सही आंसर है। वेरी गुड। अरे सॉल्व Yes, करें। sir. क्या होता है आई, क्या होता है करंट, क्या होता है? NEAVD. बहुत बढ़िया। करंट होता है हमारा एन ई ए वी डी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सारे हैं हमारे Yes, मैटर sir. ऑफ कंसर्न्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर निकालना है तो ये हो जाएगा आई अपॉन एन ई ए। सॉल्व कर दो भाई। आई की वैल्यू कितनी रखूंगा? 20 ampere. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 raised to power 29. इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, 1.6 into 10 raised to 1.6 power minus into 10 to the 19. power minus 19. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 10 raised to power minus 6. 10 to the power minus 6. बढ़िया। स्क्वायर मीटर में दे रखा है तो चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, Yes, sir. Yes, sir. स्क्वायर मीटर में दे रखा है। चलो सॉल्व करते हैं। 20 अपॉन 10 की पावर 29। 29 है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में 19 और 6 25 है ना। तो कितना बन गया ये? 10 की पावर 4 बन गया क्या नीचे? Yes, sir. Yes, sir. इंटू 1.6 ऊपर Yes, जाएगा sir. ये, 10 की पावर कितना बन जाएगा? -4. -4 बन जाएगा। 20 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -4, राइट। तो कितना बन जाएगा ये? आंसर कितना आना चाहिए? 1.25 Yes, इंटू sir. 10 की पावर -3। Yes, sir. Yes, sir. 10 की पावर Yes, sir. -3 के टर्म्स में ना सारे मेरे। अगर 10 की Yes, पावर sir. -4 में देखूं तो मैं, ये वाला ऑप्शन है 1.25, तो ये तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये तो 12.5 आ रहा है। 12.5 इंटू 10 की पावर -4 आ रहा है, तो 1.25। अगर मेरे को एक डेसिमल इधर जाना है लेफ्ट साइड में, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -3। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ये भी। करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस टू पॉइंट्स। अगर आप करंट की बात करते हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। ये रिलेशनशिप हमने ऑब्टेन करी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो इससे हमें निकला फॉर्मूला बहुत बड़ा, सदी का, जो कि हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि काफी जगह काम आता है। V इक्वल्स टू आई आर, और इसमें R जो होता है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्योंकि उसको हटाने पे जो कांस्टेंट आया वो R है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल Resistance. 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 Electrical, very good. An electrical resistance does not depend upon the potential difference applied across the conductor. पता है सबको Yes, sir. किस पे डिपेंड करता है Yes, sir. रेजिस्टेंस? So, material of property. किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस फिर? कि वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। फॉर्मूला भूल गए? रो एल बाय ए। Yes, sir. Yes, sir. रो Length एल पे। बाय ए Yes, sir. मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे भी तो करता है Yes, sir. है ना। Sir. मटेरियल, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन मटेरियल। कैसा मटेरियल है, क्योंकि रेजिस्टिविटी इन्वॉल्व हो गई, Yes, sir. लेंथ, एरिया एंड Temperature. टेम्परेचर, Temperature. ठीक है। अगर हम देखें ग्राफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, तो y इक्वल्स टू mx इक्वेशन बनती है, जिसका कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है Yes, sir. Yes, sir. है ना, y और x के बीच में। जिसका कि स्लोप फॉर ओमिक रेजिस्टेंस, आर को हम ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना।
ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है ना आपका ये इक्वेशन, तो इसको ओमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, यानी चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। आर, इसको बोलेंगे आर, स्लोप ऑफ वी आई कर्व होता है ये। क्या होता है ये? स्लोप ऑफ वी आई कर्व। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेश्चन में बोल दे कि स्लोप ऑफ वी आई कर्व इज 10 ओम, ऐसा करके बोल दे। या हो सकता है यूनिट ना दे, किसी तरह से ग्राफ में प्लॉट करवा दे, है ना। बेसिकली रेजिस्टेंस को अगर ऐसा बोल रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि ये स्लोप की जो बात कर रहे हैं वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई ही है यस सर। ना। चलो भाई, अगर ये समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पे बात करते हैं। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट और कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यानी कि रेजिस्टिविटी ही डिफाइन करेगी कि कितना रेजिस्ट करेगा या कंडक्ट करेगा मटेरियल इलेक्ट्रिकल करंट को। क्या ये बात समझ में आती है सबको? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, रेजिस्टिविटी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये बेसिकली क्वांटिफाई करेगी मतलब बता पाएगी कि इतना नंबर है अगर रेजिस्टिविटी का, तो करंट फ्लो कंडक्टर से करना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर अगर रजिस्ट भी कर रही है तो कितना करेगी, ये चीज क्वांटिफाई करती है रेजिस्टिविटी। इट इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड एज रो। रो इक्वल्स टू, आपको पता है ये आर ए अपॉन एल हो जाता है अगर आप मैथमेटिकली निकालना चाहो तो। यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी? ओम मीटर होती है क्या? यस सर। ठीक है। ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, अनलाइक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करता है क्या? Yes, sir. रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस पूछ लेते हैं ना लोग बाग काफी बार, यस Yes. कॉमन क्वेश्चन। तो उसमें हम ये बोलते हैं ना कि रेजिस्टेंस भी एक तरह से कहीं ना कहीं मटेरियल में कितना करंट में रुकावट है वो बताता है, लेकिन स्टिल इट इज नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी या जो इस सबसे मेन चीज जो है जो कि डिफाइन करने वाली है कि करंट रजिस्ट होगा या कंडक्ट होगा, ये रजिस्टिविटी डिसाइड करेगी। इसके अलावा जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है वायर के। अगर आप डायमेंशन चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। नहीं करती। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायमेंशन पे, डायमेंशन कैसा है, वायर छोटा है बड़ा है ना, लंबा पतला कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टिविटी को केवल टेम्परेचर से फर्क पड़ता है कि टेम्परेचर अगर आपने मटेरियल का चेंज कर दिया, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ सकता है। इज दिस क्लियर? Yes, यस sir. सर। ठीक है। तो ये कॉमन कंफ्यूजन होता है, इसको करना मत, कंफ्यूज होना मत इस चीज से। कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो गलत करके मत आ जाना, ठीक है। बेसिक चीजें ही गलत करते हैं बेटा, ज्यादा डिफिकल्ट चीजें तो करनी भी नहीं है, पूछता भी नहीं है कोई। बेसिक चीजें ही तो भूल जाते हैं लास्ट तक आते आते। तो वही चीज हमें अगर याद रह गई, निकल जाएगा एग्जाम। A wire of length 5 meter and radius 1 mm has a resistance of 1 ohm. What length of the wire of the same material at the same temperature and the radius of 2 mm will also have a resistance of 1 ohm? बताओ। करिए भाई, सॉल्व करिए इसको। सब लोगों को करना है आंसर, एक दो बच्चों को नहीं।
ओके, सबका डी आ रहा है क्या? Yes, sir. सारे डिस्कस करें? Yes, Yes, sir. sir. ओके, बढ़िया, काफी इम्प्रूवमेंट है, पहले से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हो तुम लोग। इजी क्वेश्चन है पर फिर भी अगर आप सही टाइम पे सॉल्व कर ले रहे हो तो अच्छी बात है बहुत। A wire of length 5 meter and radius 1 mm has a resistance of 1 ohm. What length of the wire of the same material at the same temperature and of radius 2 mm will also have a same resistance of 1 ohm? तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है तुमसे, दो वायर है, एक का लेंथ है 5 मीटर और एक का लेंथ है कितना, दूसरे वाले का लेंथ पूछ रहा है निकालना है। को निकालना है, क्योंकि फर्स्ट वायर का लेंथ, एरिया, रेडियस दे रखा है ना, तो लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस तीनों दे रखे हैं। और सेकंड वायर की केस में मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी की दिक्कत है नहीं, है ना, Yes, sir. टेम्परेचर भी सेम है और रेडियस उसका 2 mm दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम। तो आपको सीधे कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हो क्या आप, Yes, sir. Yes, sir. है ना, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, यानी कि रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, तो रो कैंसल आउट हो जाएगा, पाई कैंसल आउट हो जाएगा जब मैं R1 अपॉन R2 लिखूंगा तो, इज दैट राइट? Yes, Yes, sir. sir. तो दिस विल बी L1 अपॉन R1 स्क्वायर, दिस विल बी L2 अपॉन R2 स्क्वायर। सही है, Yes, sir. L1 अपॉन Yes, R1 sir. स्क्वायर इक्वल्स टू L2 अपॉन R2 स्क्वायर। समझ में आया ना सबको ये? Yes, sir. कितना बन जाएगा ये, L2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। Yes, sir. नहीं समझ में आया बेटा, मिलीमीटर तो ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही Yes, नहीं है sir. उसमें तो, है ना, Yes, sir. इक्वल्स टू 5 अपॉन 1 स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, तो L2 कितना आ गया इससे, 5 4 जा 20। Yes, sir. नहीं Yes, समझ sir. में आया, नहीं समझ में आया, मीटर में कन्वर्ट करोगे उसको तो कैंसल आउट तो ऐसे भी हो जाएगा ना बेटा, Yes, Yes, sir. sir. है ना, दोनों के लिए करोगे ना, क्योंकि R1 स्क्वायर की तरफ भी कन्वर्ट करोगे, R2 स्क्वायर की तरफ भी करोगे, दोनों तरफ का कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअली जो आपका यूनिट बनेगा वो L1 की वजह से बनेगा जो कि मीटर में ऑलरेडी है। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. तो कौन सा ऑप्शन आंसर है? Option 4. डी ऑप्शन। चले आगे चले बच्चों, चलो एक क्वेश्चन मैं Yes, तुम्हें sir. अलग से दे रहा हूं, तुम खुद ही उसको सॉल्व कर दो। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर दे रखा हो तुम्हें, इसी में मैं तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। अगर तुम्हें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना बस, रो, ठीक है, और उसका वॉल्यूम है वायर का 3 मीटर क्यूब और रेजिस्टेंस है 3 ओम। वॉल्यूम है कितना, 3 मीटर क्यूब और रेजिस्टेंस है 3 ओम वायर का। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है, लेंथ कितनी होगी, लेंथ निकालनी है तुमको, लेंथ। ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, मुझे लगता है तुम निकाल दोगे, और रो की टर्म्स में निकलेगी, ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, अगर sir. कोई वेरिएबल दे देता है ना Yes. तो उसकी टर्म्स में निकलती है वैल्यूज। तो चलो बता दो कितनी होगी। देखते हैं निकाल पाते हो क्या आप लोग। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, क्या ये रेजिस्टिविटी की ही बात कर रहे हैं क्या तुम लोगों से? Yes, sir. Yes, sir. ओके, करिए सॉल्व करिए। लेंथ निकालनी है वायर की, देखते हैं निकाल पाते हो क्या आप लोग। 3 रो, 3 रो, अच्छा नहीं 3 रो नहीं है, 3 रो नहीं है,
9 बाय रो, ये भी नहीं है। 3 बाय रूट रो, 3 by root. Yes, sir. दिस इज द राइट आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया था मन। वेरी गुड डिम्पल। चलो भाई, करें डिस्कस। Yes, sir. ओके मुस्कान, सही है, बढ़िया। थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाती है कभी कभी, इजी क्वेश्चन है क्योंकि, लेकिन क्वेश्चन अगर आपने बिल्कुल धीरे धीरे करा ना अपने पेस पे, धीरे धीरे एज इन स्लो नहीं, धीरे धीरे एज इन जो जो आपको समझ में आ रहा है, जो जो आपको पता है, उसको आप आंखों से देख भी रहे हो और रीचेक भी कर रहे हो साथ में कि हाँ जो लिख रहा हूँ वो सही है ना। क्योंकि अगर अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चन करोगे, जल्दबाजी क्या होती है कि हमने ध्यान नहीं दिया क्या लिख दिया सॉल्व करते वक्त, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. कोई क्वेश्चन इस वजह से तो गलत करके मत आना पेपर में कि भाई आपने कैलकुलेशन गलत कर दी, किसी का कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, याद नहीं आ रहा हो कोई फॉर्मूला, उस वजह से अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो फिर भी इतना बुरा नहीं लगेगा, तो भी इतना गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन की वजह से गलती कर दी तो फिर वो बहुत गलत बात है, क्योंकि आप लोगों की मेहनत खराब होती है उसमें, है ना। तो वो चीज मत करना, अभी से प्रैक्टिस में उस चीज को आप एनहेंस कर लो, बढ़िया कर लो। चलो भाई सॉल्व करें इसको। क्या बोल Yes, रहा है ये? yes, sir. रजिस्टिविटी, क्या होती है रजिस्टिविटी? Row. फॉर्मूला क्या होता है रजिस्टिविटी का? RA/L। Yes, Yes, sir. sir. अब ये मुझे वॉल्यूम दे के बैठा है क्वेश्चन, एरिया तो दिया नहीं, लेकिन मुझे पता है कि जो वॉल्यूम है उससे मैं एरिया निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा भाई? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ। Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझ में आया भाई? वॉल्यूम जो होती है वो एरिया इंटू लेंथ ही तो होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की जब मैं बात Yes, करता sir. हूँ। Yes, sir. जनरल फॉर्मूला है तो डिवाइडेड बाय लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा? R इंटू वी अपॉन एल स्क्वायर। Yes, एल sir. स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 1 upon आर, R. आर इंटू वी अपॉन रो। Yes, Yes, sir. sir. आर इंटू वी अपॉन रो, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी लेंथ की? अंडर रूट में आर इंटू वी अपॉन रो। तो आर की जगह 3 रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ वॉल्यूम की जगह, नीचे आ गया रो, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में 9 अपॉन रो। 9 upon row. Yes, sir. आंसर कितना आ गया भाई? 3 upon under root row. 3 upon under root 3 row. अपॉन अंडर रूट रो, दैट इज योर आंसर। एनी डाउट्स? कुछ पूछना है किसी को? समझ में आ गया क्या? No, sir. Yes, sir. Yes, नहीं sir. है? आ गया, समझ में आ गया, ओके। चलो भाई, बढ़िया बात है, आ गया तो समझ में। और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग। दो वायर है ए एंड बी, सेम मटेरियल के एंड सेम मास के, जिनका रेडियस है 2r और r। इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज 34 ओम, देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी इज हाउ मच? एक का रेजिस्टेंस पता है, एक का नहीं, एक का निकालना है। करो सॉल्व करो। सी ऑप्शन आ रहा है। Yes, sir. सी ऑप्शन तो नहीं आना चाहिए। क्या पूछ रहा है? रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना ये? Yes, sir. Yes, sir. गलत है। रेजिस्टेंस ऑफ बी वायर, नहीं, नहीं गलत है। फिर से करो, सॉल्व करो, कुछ तो गलती हुई है तुम लोगों से।
यस सर, हुई है गलती। A. सबसे हुई है क्या? सर ऑप्शन ए। कोई ऑप्शन? चैट में लिखो आंसर, जिसका जो आंसर आ रहा है वो चैट में लिखो। कितनी अंशिका है हमारी क्लास में? अंशिका 1, अंशिका HP, अंशिका अंशु। सना ये आ रहा है, सही है। ओके, आई गेस ए इज द राइट आंसर। निकला क्या भाई बाकी लोगों का, जिनका सी आ रहा था? Yes, sir. यस सर। जिनका सी आ रहा था उन्होंने फिर से क्रॉस चेक किया गया? हाँ अंशिका यस बोलो। गलती सर, से हो गया निकल क्या? आया। हाँ जी, यस सर। सर आ गया आंसर। ठीक है, करें सॉल्व करें बच्चों? यस चलिए, सर। ओके फुल। तो आपको पूछ रहे रेजिस्टेंस, दो वायर है आपके पास ए और बी, और दोनों का मटेरियल सेम है और मास भी सेम है। अब जब ये मास वगैरह की बातें करने लग जाते हैं ना ऐसी जगह पे, तो आपको सबसे पहले दिमाग आपका इस डायरेक्शन में दौड़ाना है कि ये पक्का डेंसिटी का कुछ ना कुछ तो डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन में, है ना? डेंसिटी से रिलेटेड कुछ तो बात बोल रहे हैं, क्योंकि मास के बारे में कुछ बता रहा है, कुछ भी। अब उसको सेम मास लिखने की क्या जरूरत थी? ऑब्वियसली वो डेंसिटी के बारे में कुछ ना कुछ बताना चाह रहा है आपको, है ना? क्योंकि हमें तो एरिया से मतलब है ना भाई। किससे मतलब है Yes, हमें? sir. जब हम रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी निकाल रहे होते हैं तो हमें एरिया से मतलब है। लेकिन मास के बारे में बात कर रहा है वो, तो ऑब्वियसली बात है कि डेंसिटी के बारे में बात कर रहा होगा, है ना? क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है क्या? Yes, यस sir. सर। ये होती है डेंसिटी। ठीक है, तो आपका मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, Yes, sir. है ना? और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूँ? डेंसिटी को लेट से मैं लिख देता हूँ D, और वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब तो मुझे कंपेयर करना है लेंथ को। पहले तो मैं ले लेता हूँ मास और एरिया के टर्म्स में। लेंथ विल बी इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया इनटू डेंसिटी, इज दैट राइट? Sir. है ना? यस अब सर। देख, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1/r² से, तो मैं एक फॉर्मूला क्रिएट खुद का ही कर पाऊंगा। अगर मैं इसको 1/r² से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा जो लेंथ है, जो मेरा लेंथ है बी और ए का, उसको मैं डायरेक्टली रेडियस से रिलेट कर सकता हूं क्या? Yes, sir. क्योंकि सेम मास है, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और सेम मटेरियल भी है ना? सेम मटेरियल भी है, तो मेरे को बस एरिया के टर्म्स में तो देखना है। डेंसिटी तो कैंसिल आउट हो गई, और एरिया ये बच गया। ठीक है, तो या तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं, इसको मैं हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना आपका लेंथ एरिया के, ये बताना चाह रहे हैं हम आपको। तो आपका एल बी अपॉन एल ए क्या हो जाएगा भाई? एल बी अपॉन एल ए, लेंथ ऑफ बी अपॉन लेंथ ऑफ ए किसके बराबर आएगा? बोलो। A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। आर ए अपॉन आर बी का होल स्क्वायर। Yes, sir. यस समझ में आ रहा है सबको ये? है ना? यस सर। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं, आर बी अपॉन आर ए, क्योंकि निकालना तो रेजिस्टेंस ही है। आर बी अपॉन आर ए, कैपिटल आर बी और कैपिटल आर ए, तो ये क्या हो जाएगा? अरे रेजिस्टिविटी तो सेम होगी मटेरियल की वजह से, यस Yes, है ना? सर। sir. दिस विल बी एल बी डिवाइडेड बाय एल ए L2. ले। मल्टीप्लाई बाय आर ए अपॉन आर बी का होल स्क्वायर। Yes, sir. नहीं समझ में आया?
समझ में आया या नहीं आया? बेटा रो एल बाय ए होता है ना, रो एल अपॉन ए, तो ए में आर स्क्वायर का टर्म आएगा ही तो सही, एरिया में और क्या टर्म आएगा, यस है ना? सर। आई तो कैंसिल हो जाएगा। चलो भाई आगे बात करते हैं। ये बन जाएगा आपका आर ए अपॉन आर बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर ए अपॉन आर बी का होल स्क्वायर, यानी कि आर ए अपॉन आर बी का होल पावर 4 हो गया क्या? यस सर। समझ Yes, में आ sir. रहा है? रिप्लेस किया है बस मैंने इसको ना, यहाँ आपको इसको यहाँ पे रखा है, तो ये बन गया आपका आर ए कितना था, 2r। आर ए कितना था भाई, 2r। 2r। और आर बी था केवल आर, तो ये R. 2r अपॉन आर, इसकी पावर 4 है, 16 है क्या इसका आंसर? यस आर बी सर। अपॉन आर ए का, आर बी अपॉन आर ए इक्वल्स टू 16, है ना? निकाल लो अब तो, आर बी निकालना है तुम्हें। आर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय आर ए, कितना है आर ए, 34, 34। 5, 44, यानी कि कौन सा ऑप्शन ए A ऑप्शन। option. A option. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो, एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मटेरियल कितना रेजिस्ट करेगा या कंडक्ट करेगा आपकी करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को, वो रेजिस्टिविटी डिफाइन करेगी। तो आपकी रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है आपका जानना जरूरी है। तो हमने डिस्कस कर लिया था कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, पर कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं इस पे कि टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करती है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, 11th में भी पढ़ते हैं हम ये सब चीजें, थर्मल डिपेंडेंसीज, है ना? तो ये हो जाता है आपका रो टू इक्वल्स टू रो वन इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब रो वन रो टू क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर एट T1, और टेम्परेचर चेंज कर दिया तो उस टाइम पे रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी। ये सबको समझ में आ रहा है ना, ये मटेरियल एक ही है, Yes, sir. यस सर। सेम मटेरियल के लिए ये है ना। एक ही मटेरियल को जब आप अलग अलग टेम्परेचर पे देखोगे तो रेजिस्टिविटी अलग अलग नहीं आएगी क्या? यस सर। Yes, sir. आएगी ना। तो T1 पे देखा तो रेजिस्टिविटी थी रो वन, और जब T2 पे ले गए मटेरियल को तो रेजिस्टिविटी हो गई रो टू। तो रो टू की वैल्यू रो वन के टर्म्स में कितनी होती है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, रो वन इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा सबको पता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का, यस सर। टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है ये थर्मल रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे जैसे। और डेल्टा टी सबको पता है चेंज इन टेम्परेचर, भाई T1 पे कितना था और T2 पे कितना, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे भी सॉल्व कर लेते हैं। बताइए भाई इसका आंसर, सॉल्व कीजिए सब लोग। If the resistance of a conductor is 5 ohm at 50 degrees Celsius and 7 ohm at 70 degrees Celsius, sorry, 100 degrees Celsius, then the mean temperature coefficient of resistance of the material is what? अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है क्या ये तुमसे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. करो सॉल्व करो। ए ऑप्शन आ रहा है तमन, Yes, sir. साक्षी, दीप्ति, सबका ए आ रहा है। अच्छा, Yes. तुम लोग गूगल वगैरह तो नहीं करते क्वेश्चंस को? No, sir. नो। हम्म No, sir. नहीं सर। ये बचपना मत करना। ये जो चीजें है ना, ये छोटे बच्चे करते हैं जिनको पता नहीं होता करियर इंपॉर्टेंट है।
सॉल्व करना है, चाहे आंसर सही आए या गलत आए। सिद्रा ने तो क्वेश्चन मार्क लिखा है, क्वेश्चन मार्क का मतलब? नहीं हुआ सर। अच्छा, सिद्रा ने अपनी खुद की टर्मिनोलॉजी बना ली है। बोलती मैं क्वेश्चन मार्क लिखूंगी। अब आप समझो इसका मतलब क्या है। ठीक है यार, ए ऑप्शन तो बेटा नहीं है आंसर, ये तो गलत हो गया तुम सबका। हम्म, ए ऑप्शन तो नहीं है आंसर। जैसे ही मैंने बोला ए ऑप्शन आंसर नहीं है, लोग बच्चों ने सी टाइप करना चालू कर दिया, बोले सर अब हमारा वोट जाता है सी को। डिम्पल बोल रही है सर यही है। डिम्पल बोल रही है हमें। मार्केट में नया लेके हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? ए नहीं है तो सी लेके। अच्छा। सर कैलकुलेट करने पे तो यही आ रहा है। हम्म, करें सॉल्व करें फिर, कैलकुलेट करें, यस कैलकुलेट। सर। यस सर। लो भाई आ जाओ। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो क्या बोलना चाह रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस और 7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको अलग अलग रेजिस्टेंस मिल रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, क्योंकि डिपेंडेंसी वैसे भी होती है। और डिपेंडेंसी जो होती है वो थर्मल डिपेंडेंसी जो हमने डिस्कस करी थी, उसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ लिया है। पढ़ा है? यस सर। Yes, तो sir. यस सर। रेजिस्टेंसेस भी सिमिलर तरीके से ही तो एक्ट करेंगे। रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी भी तो रेजिस्टिविटी की तरह ही होगी। आर इक्वल्स टू रो एल बाय होता है, यस आर सर। इक्वल्स टू रो एल बाय होता है। तो आर वन जो हो जाएगा, आर वन यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस इस पे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यस सर। अच्छा। राइट, ऐसे ही तो सॉल्व करोगे। आर वन की वैल्यू दे रखी है क्या? यस सर। यस सर। 5 ओम। सेम तरीके से आर टू भी लिख देता हूं, कितना हुआ? 7 ओम। यस सर। 7 ओम। यस सर। इसको T1 लिख देते हैं, इसको T2 लिख देते हैं, अलग अलग आएगा ना, इसका टेम्परेचर अलग अलग है। 7 ओम। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका आएगा आर नॉट, तो हटा देते हैं, आर नॉट का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो लिख दो अभी तो। 1 प्लस अल्फा इंटू कितना, डेल्टा टी कितना है? 50 माइनस 0, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर हमें नहीं पता है तो हमें लेना पड़ेगा यस 0, सर। है ना। मीन टेम्परेचर तभी निकल पाएगा। आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 0, या 100 माइनस 50 50। आएगा। 100 माइनस 0 आएगा, 100 माइनस 50 आएगा। 50 आएगा। अब देखो, 0 आएगा सर। एग्जैक्टली ये आएगा 0। रीजन समझो, आप लोग इनिशियल कंडीशन के कंपैरिजन में निकाल रहे हो ये सब चीजें। इनिशियल कंपैरिजन निकाल रहे हो तभी तो यहाँ पे आर नॉट लिख रहे हो बेटा, दोनों जगह पे। यस सर। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? आप आर नॉट लिख रहे हो तभी तो आप मीन टेम्परेचर निकाल पाओगे। इनिशियल कंडीशन से आप निकाल रहे हो दोनों केसेस में, यस राइट? सर। ठीक है, तो आप 100 माइनस 50 नहीं, 100 माइनस 0 लिखोगे। अब इसको सॉल्व करो। मेरे ख्याल से शायद यही गलती हुई होगी तुमसे, तुमने 100 माइनस 50 ले लिया होगा या तो, आई गेस। यस आर सर। टू अपॉन आर वन डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, सब कट जाएगा। आर नॉट कट गया, ये जो ब्रैकेट है ये बचा, तो लिखो आर टू बाई आर वन कितना हो जाएगा? 7/5 इक्वल्स टू कितना हुआ? ये ऊपर कितना हुआ? 1 प्लस अल्फा इंटू 100। 100। यस सर। नीचे कितना आ गया? 1 प्लस 50 अल्फा अल्फा। 50। अभी भी सी आ रहा है। चलो देखते हैं, कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, कितना बन जाएगा ये? 7 + 350 अल्फा इक्वल्स टू 5 + 500 अल्फा। सही है? अरे सही है। Yes, sir. सॉल्व करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये बनेगा आपका 150 अल्फा इक्वल्स टू 2, अल्फा इक्वल्स टू 2/150। कितना आया ये? डिवाइड करो इसको, 0.013 अप्रोक्सीमेटली 0.001 0.013 आ रहा है ना? 0.01 के अराउंड आएगा ये, 0.01 है ना, मतलब 0.001, तो ये ऑप्शन में ही थोड़ा गड़बड़ है, 0.01 के अराउंड आएगा, 0.01 Yes, sir. ठीक है, ऑप्शन में ही गड़बड़ है, कोई ना। Sir. हाँ जी, सर हमने सीधा ही क्यों नहीं वो वाला फॉर्मूला लगाया, ये दो दो क्यों लिए? डिवीजन निकालने के लिए दोनों, आप कंपेयर कैसे करोगे वरना? नहीं, कौन सा? जैसे वो फॉर्मूला ना, R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये वाला क्यों नहीं लगाया? ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्यों लिए? R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी से क्या आ रहा है आंसर? सर ए ऑप्शन। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें मीन टेम्परेचर निकालना है बेटा। मीन टेम्परेचर कोफिशिएंट जब आपको निकालना होता है तो आप इनिशियल पोजीशन से लेते हो हमेशा, ठीक है? तो आपको दोनों केसेस में इंडिविजुअली निकालने पड़ेंगे, कितना आ रहा है आपका, है ना, रेजिस्टेंसेस कितने आ रहे हैं, R2 और R1 एक्सक्लूसिवली। तो सर अगर हमें वो वाला फॉर्मूला किस जगह पे लगाएंगे, उसमें क्वेश्चन की वर्डिंग क्या होगी? जहाँ पे हमें केवल अल्फा निकालना है, मीन टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं, टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है अगर इन केस, या रेजिस्टेंसेस निकाल रहे हैं, कंपेयर करने हैं दोनों रेजिस्टेंस को। वैसे R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी से पक्का यही आ रहा है, इसको सॉल्व Yes, करो, sir. Yes, sir. ठीक है, यही क्योंकि आ रहा है। हाँ उससे आएगा ये, क्योंकि आप उसमें 100/50 कर दोगे ना, फिर 100 अल्फा और Yes, 50 sir. अल्फा आ रहा होगा उसमें, Sir. है ना, क्योंकि Yes, sir. आप लोगों ने कंपेयर उसको मीन पोजीशन से तो करा ही नहीं ना, आपने एक दूसरे से कंपेयर कर दिया, ठीक है? Yes, तो ये sir. वर्ड जहाँ मीन लिखा आ रहा है ना, वहां करेंगे ऐसे बस, Okay, sir. ठीक है? क्योंकि इस पोजीशन में आपको इसको जीरो से देखना पड़ रहा है, समझो। अगर अगर आप कंपेयर करें तो मान लो इनिशियल रेजिस्टेंस ही 50 होता, इनिशियल रेजिस्टेंस 50 होता, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होता, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता। आपको 0 डिग्री सेल्सियस से कंपेयर करना है बेसिकली, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से कंपेयर करना है आपको। यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस पे है 5 ओम, ये बात समझ में आ रही है? ये 100 पे है 7 ओम, है ना। जीरो पे अगर ये होता, अगर ये 0 पे होता, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, R2 इक्वल्स टू R1 वाला, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है Yes, sir. बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? सर जो अभी आपने बोला वो रिपीट करना। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं, यस सर। ठीक है, तो हमें इस तरह से निकालना है जैसे हमने निकाला है अभी। पर अगर Okay, आप sir. कंपेयर करना है डायरेक्टली R2 और R1 को, अगर आपका R1 ही 0 पे है, ठीक है, तो फिर आपको, आप डायरेक्ट R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी यूज कर सकते हो, ओके सर। ठीक है। फिर आपको मीन वाला वर्ड यूज नहीं करना होगा उसमें, मतलब वो नहीं देगा, क्वेश्चन में नहीं देगा, ठीक है। ओके ये सर। सब ये सब हमें ना उसमें पढ़ते हैं, 11th वाला जो चैप्टर है ना आपका, शायद हमारा हुआ नहीं था, हुआ था क्या वो? नो सर। मेरे ख्याल से हमने रिवीजन में किया नहीं था वो, देखो नए बच्चों को तो पता नहीं, वो तो अभी आए, लेकिन जो तुम लोगों के साथ हमने रिवीजन किया था, मैंने रिवाइज कराया था तुम्हें चैप्टर्स, उसमें शायद कराया नहीं था हम लोगों ने ना। तो आप लोग उस केस में फिर यही कर सकते हो कि अभी वेट करो थोड़ा और, ये चीजें क्लियर होंगी। कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर वाले जो भी हैं सारे टॉपिक्स हमारे, है ना, थर्मल कोफिशिएंट हो गया, ये सब चीजें हम उस चैप्टर में बहुत ढंग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे चले, यस सर। Yes, sir. तो यस एक काम करते हैं यार, और क्वेश्चन करेंगे फिर अगली क्लास में ही करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको कंटिन्यू।
नेक्स्ट क्लास में करंट में जो टॉपिक आते हैं हम वो सारे पिक करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा बेसिक था ना सारा वो हम पढ़ चुके हैं, बेसिक वाला सारा हो चुका है। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग क्वेश्चन टाइम टू टाइम इसके लगा लो। एक तो पहली चीज तो ये, दूसरी चीज आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आओ, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम अगर हम इसमें देंगे थ्योरी पार्ट पढ़ने में तो हमारा बहुत सारा छूट जाएगा बच्चा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रही होगी, सबको बात समझ में आ रही होगी। यस सर। Yes, sir. चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चीजें सर्किट्स वगैरह सॉल्व करेंगे जिसमें आपको दिक्कत होती है ना, वो सब पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड ऑल, है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर ठीक है आगे अगली वाली क्लास में करेंगे। होमवर्क सिंपल सा है, कैपेसिटेंस के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए PYQs एंड DPP से। ठीक है, और करंट का फर्स्ट जो लेक्चर है ओम्स लॉ पे, उस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना, और पढ़ के आ सकते हो आप थोड़ा सा आगे का। चलिए भाई, कोई डाउट किसी को? No, नो सर। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। yes, sir. ओके बच्चे, बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर। गुड नाइट बच्चा। सर इस लास्ट वाले क्वेश्चन में ऑप्शन गलत थे क्या? हाँ, 0.01 है राइट आंसर, 0.01 डिग्री माइनस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गुड नाइट बच्चा।